नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के संडे स्पेशल शो में हम करेंगे दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक के बाद एक कत्ल की बात। आइए देखते हैं कौन था वो सीरियल किलर जो दे रहा था सिलसिलेवार कत्ल की वारदातों को अंजाम। दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर छिपा था एक ऐसा रहस्य जो रूह कपा देने वाला था, जहां एक के बाद एक मिल रही थी सिर कटी लाश और गुम हो जाते थे उनके सिर कटी लाश के साथ मिला था एक पत्र जिसमें दिल्ली पुलिस के नाम लिखी गई थी भद्दी बात। आइए देखते हैं सिर कटी लाश के पीछे की ये खौफनाक दास्तान। दिल्ली के तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो रूह कपा देने वाला है, जहां छुपा है एक क्रूर और खौफनाक सीरियल किलर का खेल जो खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा था। जहां एक के बाद एक सिर कटी हुई लाशें मिलती हैं और गुम हो जाते हैं उनके सिर। क्या है इस रहस्य के पीछे की कहानी और क्या है वो डरावनी सच्चाई जो दिल्ली की इस काली गली में छिपी है? कहानी शुरू होती है 20 अक्टूबर 2006 से। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर पुलिस थाने में एक अजीब और भयावह सूचना ने पुलिस विभाग को हिलाकर रख दिया था। चंद्रकांत झा बिहार का रहने वाला था और वो दिल्ली में आकर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जो है उसके आसपास वो रहने लगा। उसके बाद में उसको कुछ मानसिक एक तरह से बीमारी थी या एक तकलीफ थी, उसी के तहत उसको एक किलर का सीरियल किलर का उस समय किताब दिया गया। उसकी मानसिकता बड़ी अजीब थी। वो उन लोगों का पहले अपने पास नौकरी रखता था जो बिहार से आए हुए हों या वेस्ट बंगाल से आए हों, और उनकी कोई छोटी सी बात भी उसको चुभ जाती थी तो वो उनका मर्डर करके और उसका कत्ल करके उसको पीसीज में काट कर उसको फ्रीजर में रख देता था या फ्रिज में रख देता था, इसलिए उसको फ्रीजर किलर भी बोलते हैं। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के ठीक बाहर एक बंधी हुई टोकरी मिली जिसमें एक सिरकटी हुई लाश रखी थी। उसके साथ एक चिट्ठी मिली जिसमें दिल्ली पुलिस के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिखी गई थी। पुलिस ने इस मामले की शुरुआत के दौरान कहा, हमें कॉल आया था कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक लाश रखी गई है। जब हम पहुंचे तो देखा कि शव टोकरी में बंधा हुआ था और उसके साथ एक चिट्ठी थी जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। 6 महीनों में 3 सिरकटी लाशें। दिल्ली के उस जिले में दहशत का माहौल था। लोग खौफ के साए में जी रहे थे और पुलिस लगातार उस अनदेखे सीरियल किलर के पीछे दौड़ रही थी।
ये केवल शुरुआत थी। 6 महीने बाद अप्रैल 2007 में उसी जगह एक और लाश मिली, लेकिन इस बार सिर और हाथ पैर गायब थे। ये वही पैटर्न था, टोकरी में बंधा शव और यमुना नदी में मृतकों के सिर फेंके गए थे। पुलिस का कहना था कि पहली घटना के बाद हमने कई कोशिशें की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। दूसरी घटना ने हमें गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम एक सीरियल किलर से निपट रहे हैं। मई 2007 में फिर एक बार तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर टोकरी में बंधी एक सिर कटी हुई लाश मिली। इस बार भी चिट्ठी साथ थी, हिंदी में लिखी गई, जिसमें लगातार पुलिस को अपमानित करने वाले शब्द थे। तो उसके बाद में उसका एक ये मानसिकता थी कि देखता हूँ मेरे कौन मुझे चैलेंज कर सकता है, मैं पुलिस की भी आँख में धूल झोंक सकता हूँ। तो इसलिए वो जगह जगह पर वो जो डेड बॉडीज़ के पार्ट थे उनको फेंका करता था, और ख़ास तौर से तिहाड़ जेल उसका सबसे फेवरेट एरिया था। वहाँ पर गेट नंबर 3, 4, 5 के पास जो पीछे हरिनगर साइड में है, वहाँ पर उस समय वो डेड बॉडीज़ के पार्ट भेजता था, फेंकता था, और इसी तरह थाने और चौके जहाँ उसको मौका लगता था वो फेंक दिया करता था। स्थानीय लोग भी सहमे हुए थे। उनका कहना था कि हम यहाँ रोज आते जाते हैं, ऐसी घटना से डर लगता है। पुलिस को जल्दी से जल्दी इस केस का हल निकालना चाहिए। पुलिस धीरे धीरे जांच की तरफ आगे बढ़ी और जांच के दौरान मृतकों के डीएनए, सीसीटीवी फुटेज और इलाके में संदिग्ध गतिविधियों की पड़ताल की, लेकिन आरोपी की कोई ठोस पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। ये एक ऐसा किलर है जो जानबूझकर पुलिस को धमका रहा था और अपनी क्रूरता से भय फैलाना चाहता था। ऐसे अपराधियों को ट्रैक करना बेहद कठिन हो गया था। यह मामला दिल्ली पुलिस के लिए अब भी चुनौती बना हुआ था। क्या जल्द ही पुलिस इस रहस्यमयी सीरियल किलर को पकड़ पाएगी, या फिर यह मामला यूं ही एक रहस्य बनकर रह जाएगा? इसी पर कई महीनों तक सस्पेंस बना रहा और राजधानी के कई इलाकों में दहशत थी। सिर कटी लाश के पास लेटर छोड़कर कौन दे रहा था पुलिस को चुनौती? हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। कौन था जो ले रहा था हत्या की जिम्मेदारी? क्या ये केवल शुरुआत थी, जिसके बाद मिली लाश के सिर के साथ गायब थे हाथ पैर? पुलिस कर रही थी पड़ताल, लेकिन नहीं मिल रहा था कोई सुराग। आइए देखते हैं वो सनसनीखेज खुलासा जिसने खोला था शैतान चंद्रकांत झा का ये राज। तिहाड़ गेट का सीरियल किलर। सिरकटी लाशें और गालियों से भरी चिट्ठियां। दिल्ली का सबसे खौफनाक खूनी खेल।
तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक के बाद एक मिलती सिरकटी लाशें, लाशों के साथ छोड़ी गई गालियों और धमकी भरी चिट्ठियां, और थानों में बजती फोन की घंटियां। ये सब साफ कर रहा था कि ये कोई साधारण अपराधी नहीं, ये व्यक्ति दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती दे रहा था। एक सुरक्षित जगह के ठीक बाहर बार बार एक ही पैटर्न, एक ही स्टाइल, सिर कटा हुआ, शव टोकरी में बंधा हुआ और चिट्ठी में लिखा, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखा। कई महीनों बाद जो बात सामने आई उसने दिल्ली पुलिस को भी हैरान कर दिया। सीरियल किलर का नाम चंद्रकांत झा सामने आया। बिहार के मधेपुरा का रहने वाला, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा, लेकिन भीतर भरा था ऐसा गुस्सा जो उसे एक के बाद एक कत्ल करने पर मजबूर कर रहा था। आगे की तफ्तीश में पता चला कि चंद्रकांत झा दिल्ली पुलिस के एक हवलदार से नाराज था। उस हवलदार ने तिहाड़ जेल के अंदर उसके साथ बदसलूकी की थी और उसी बदले में वो बार बार तिहाड़ के बाहर लाशें रखकर पूरी दिल्ली पुलिस को परेशान करता था। ये उसका निजी रिवेंज गेम था जिसमें वो पुलिस को घुटनों पर लाना चाहता था। देखिए, पुलिस से उसका कहीं ना कहीं रिवेंजफुल एटीट्यूड तो था, इसलिए वो अक्सर जो पुलिस चौकीज के बाहर, खासतौर से थानों के बाहर डेड बॉडी के पार्ट भेजता था और पुलिस को कहता कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा। एक तरह से बदले की भावना थी कि पुलिस को चैलेंज करता था कि तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। तो उसका चैलेंज अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ा और तमाम चीज़ें उसकी प्रकाश में आई, ट्रायल में आई, परंतु कहीं ना कहीं उसके रिवेंज की भावना जरूर थी उसके मन में, जिस वजह से वो अक्सर ऐसा किया करता था। उसके अंदर पुलिस के खिलाफ गुस्सा था। ये किलिंग सिर्फ मर्डर नहीं, एक मैसेज था। दिल्ली पुलिस की चुनौती बढ़ती जा रही थी। सीरियल किलर ना सिर छोड़ता था ना हाथ पैर। शिनाख्त करना असंभव हो जाता था और जिस दौर में ये घटनाएं हो रही थीं, उस समय दिल्ली में इतने सीसीटीवी भी नहीं थे। तमाम जहाँ जहाँ पुलिस चौकीज पर या तिहाड़ जेल के आसपास उसने बॉडीज़ को फेंका था, उनका तमाम लेबोरेटरीज के अंदर भेजकर टेस्ट कराया गया, तमाम एग्जामिनेशन किए गए और धीरे धीरे ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये कौन से एरियाज़ के अंदर ऑपरेट करता है। तो ये पाया गया है कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और तिलक नगर, हरिनगर, जनकपुरी के एरिया में ही इस तरह की वारदात करता था। धीरे धीरे दिल्ली पुलिस ने उसको जीरो डाउन किया है। तमाम स्पेशल स्टाफ, क्राइम ब्रांच, चूँकि एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया था कि इस तरह के ह्यूमन पार्ट्स और बॉडी डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी कि किन आदमी इसकी डिटेक्शन थी। धीरे धीरे जब उसको जीरो डाउन किया गया तो ये पता लगा कि ये आदमी झा है जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट के पास ही एक मकान में रहता था। मारे गए लोगों की पहचान ही नहीं हो पा रही थी। सिर नहीं थे, कोई पहचान नहीं और ना कोई पुख्ता सुराग। यही इस केस को अलग और मुश्किल बनाता था। ये वो समय था जब दिल्ली की मीडिया में इस केस की चर्चा अचानक बढ़ गई। हर नई लाश के साथ, हर नई चिट्ठी के साथ राजधानी पर एक खौफ छा जाता था। एक के बाद एक लाशें मिल रही थीं। पुलिस के पास जवाब कम और दबाव ज्यादा था। दिल्ली पुलिस बार बार घटनास्थल पर पहुंचती। एफएसएल टीम, फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड सब लगते, लेकिन एक कातिल बार बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाता था। क्योंकि पूरी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम लगी हुई थी, थानों की टीम लगी हुई थी, क्राइम ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच है,
और हमारी जो स्पेशल सेल है तमाम उसमें झोंक दी गई थी कि इस सीरियल किलर को पकड़ना है, क्योंकि बॉडी का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था कि कौन लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज़ को काट कर इस तरह से फेंका जा रहा है। पूरी दिल्ली में एक तरह से सनसनी फैली हुई थी कि ये कौन आदमी है, किलर है, किन लोगों की बॉडीज़ के पार्ट ये मिल रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के लिए एक सामूहिक चैलेंज था और पुलिस ने इसी क्रम के अंदर तमाम ताकत झोंक कर कम से कम 10 टीम इस बारे में लगाई, जो रात दिन कोशिश करती थी इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे फिक्स किए गए इसको लोकेट करने के लिए। अल्टीमेटली वो लोकेट हुआ, आइडेंटिफाई हुआ और अरेस्ट हुआ। सिर नहीं, पहचान नहीं, सीसीटीवी नहीं, कातिल का कोई सुराग नहीं। डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन वो सीरियल किलर दिल्ली पुलिस की जांच और उसकी पकड़ से कोसों दूर था। सवाल सिर्फ एक था कि आखिर कौन है वो सिर काटने वाला दरिंदा। चंद्रकांत झा किसी हाईटेक प्लानिंग का इस्तेमाल नहीं करता था। वो बेहद चालाक लेकिन क्रूर तरीका अपनाता था। बेघर, गरीब या पहचान रहित लोगों को अपना शिकार बनाता। कई बार उन्हें खाना खिलाता, भरोसा जीतता और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर देता। स्थानीय लोग उस दौर को याद करके आज भी सहम उठते हैं। लोग कहते हैं तिहाड़ जैसे सुरक्षित इलाके में ये हो सकता है तो दिल्ली में कहीं भी हो सकता है। साल 2007 में एक बार फिर सिरकटी लाशों के मिलने का जब दौर शुरू हुआ तो दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए। ये महज एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि पूरी दिल्ली की सुरक्षा का मामला था। लोग लगातार खौफ के साए में जी रहे थे। दिल्ली पुलिस पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। करीब 1 साल तक दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में भटकती रही। आखिरकार 2007 में कुछ तकनीकी सुराग और मुखबिरों की मदद से चंद्रकांत झा गिरफ्तार किया गया। सीरियल किलिंग की गुत्थी सुलझ चुकी थी, लेकिन वो खौफनाक दौर दिल्ली के इतिहास में दर्ज हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने कराया था मृतकों का डीएनए टेस्ट, खंगाले थे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज, कई संदिग्ध लोगों की गई थी पड़ताल, तब जाकर जुड़ी थी इस क्राइम की कड़ी से कड़ी। आइए देखते हैं कैसे गिरफ्त में आया था ये सीरियल किलर। चंद्रकांत झा ने 2006 और 2007 में दिल्ली में कई हत्याओं से आतंक मचाया था, जिसके कारण वो उस समय के सबसे वांछित सीरियल किलर के रूप में पुलिस की नजर में आ गया था। गिरफ्तारी के बाद 57 साल के सीरियल किलर को मौत की सजा सुनाई गई थी। 2016 में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। हालांकि उसकी योजनाएं कुछ और ही थीं। अक्टूबर 2023 में उसे 90 दिन पैरोल पर बिताने के बाद जेल वापस लौटना था, लेकिन उसने गायब होने का फैसला किया। दिल्ली पुलिस ने घोषणा की कि उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जानकारी दी कि चंद्रकांत झा पर 50,000 रुपए का इनाम था। उसका पता लगा लिया गया है। कई महीनों की निगरानी और योजना के बाद उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि 6 महीने से ज्यादा समय तक टीम ने झा के परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के नेटवर्क का पता लगाया।
उन्होंने उसके पिछले अपराध स्थलों की जांच की और दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की फल और सब्जी मंडियों में लोगों से पूछताछ की जहां झा ने कभी काम किया था। दिल्ली पुलिस अब हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि किसी भी हालत में उस सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन सच ये था कि काफी कोशिशों के बावजूद उस सीरियल किलर का चेहरा अब भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और पर्दा उठने का इंतजार भी लगातार बढ़ता जा रहा था। भारी मात्रा में कॉल डेटा रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के बाद टीम ने एक संदिग्ध मोबाइल नंबर की पहचान की, जिसके बाद चंद्रकांत झा के लोकेशन का पता चला। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे 17 जनवरी को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बिहार भागने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि उसकी पहली दर्ज हत्या 1998 में हुई थी, जब उसने दिल्ली के आदर्श नगर में मंगल उर्फ औरंगजेब की हत्या कर दी थी। उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे और उसके टुकड़े बिखेर दिए थे। पुलिस ने बताया कि 1998 में गिरफ्तार होने के बाद उसे 2002 में रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद उसने फिर से हत्याएं शुरू कर दी। जून 2003 में चंद्रकांत झा ने हैदरपुर में अपने दोस्त शेखर की शराबी और झूठा होने के आरोप में हत्या कर दी और शव को अलीपुर में ठिकाने लगा दिया। नवंबर 2003 में बिहार के एक प्रवासी उमेश की कथित विश्वासघात के आरोप में हत्या कर दी गई और उसका शव तिहाड़ जेल के पास फेंक दिया गया। हालांकि खौफनाक तरीके से हत्याओं को अंजाम देने के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मामले को सुलझा लिया, लेकिन ये कहानी दिल्ली में एक डर हमेशा के लिए दर्ज कर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज 2 दशक बाद भी सीरियल किलर की एक खौफनाक दास्तान लोगों के जहन को झकझोर देती है। आज भी अनसुलझा है ये राज, कातिल चंद्रकांत झा ने आखिर क्यों किए थे एक के बाद एक इतने कत्ल। हमारे आज के इस खास शो में बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।